हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में जो अपना टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, उसका आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे। उसमें हम अणुसंख्यीय गुणधर्म जो है वो देख रहे थे। अणुसंख्यीय गुणधर्म क्या होते हैं, उसमें मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बता दी। कथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशरण दाब, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी कि अणुसंख्यीय या कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने अच्छे से देखी थी। अब आज जो अपना टॉपिक है वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें करवाई हैं वो आप लोग कंटिन्यू साथ के साथ उनको स्टडी करते हुए चल रहे होंगे, तभी ये चीज़ें हमारे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएंगे आपके, और आप उनको समझ पाओगे। जब तक आप पीछे की चीज़ें नहीं देखोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड है वो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम एक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे वाली प्रॉपर्टीज़ है वो हमें समझने में ईजी वे रहता है। तो आप जो लास्ट लेक्चर जितने भी हुए हैं उन सभी लेक्चर को आप एक बार देखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब अवाष्पशील जो विलय होते हैं उनके लिए मैंने राउल्ट का नियम बताया था आपको कि अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के वाष्प दाब में हुआ अवनमन तथा शुद्ध विलय के वाष्प दाब का अनुपात होता है। क्या मतलब है इसका? पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन क्या होता है, पी ए। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था उसमें हमने ये देखा था अवाष्पशील विलय के लिए। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अवनमन विलय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। देखो क्या कहता है ये, कि जैसे हमने ये फॉर्मूला लिया पी नोट ए पी सॉल्यूशन अपॉन पी नोट ए इक्वल टू, ये मोल भिन्न एक्स बी के बराबर हो सकता है, एन बी के बराबर हो सकता है, या एक्स वन के बराबर हो सकता है। ये तीनों चीज़ जो है वो एक ही है। अब एक्स बी क्या है? एक्स बी क्या है? एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस क्या है, एन बी। भाई एक्स बी की हमें क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। तो टोटल मोल जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। उनके मोल में से टोटल मोल का भाग हम एन बी का रेशो करके रखेंगे तो एन बी एक्स बी जो है उसके मोल अपने पास आ जाएंगे। यदि हम ये कंडीशन ले लें कि एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, देन क्या होगा कि जो अपने पास ये फॉर्मूला है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इसमें एन बी अपॉन एन ए के ही बराबर होगा ये। तो पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। जो डेल्टा पी है वो इसके बराबर होता है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए माइनस एन बी अपॉन एन ए। ये जो समीकरण है थर्ड नंबर की जो समीकरण है, इसी जो इक्वेशन को, थर्ड नंबर की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम आर एल वी पी समीकरण कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है उसको कहेंगे समीकरण नंबर 3 को। अब इसमें हम अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, जैसे हमने कथनांक का उन्नयन देखा था, हिमांक में अवनमन देखा था, इसके अलावा पराशरण दाब देखा था, इनमें सभी में हमने पराशरण दाब में दाब निकाला, उसके अलावा अणुभार निकाला। कथनांक में उन्नयन जो था उसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा और उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे वो भी देखा था। हिमांक में अवनमन, हिमांक पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, इसके अलावा उसका अणुभार भी निकाला। तो इसी तरह से हम
इसमें भी RLVP में के आधार पे भी विलय का अणुभार ज्ञात करते हैं। अणुभार ज्ञात करने के लिए देखो NB के मोल, NB के मोल क्या होते हैं W1/m1, Na के मोल W0/m0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के जब NB/Na करेंगे तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट और जो वेट है उसको हम रख देंगे, मास और वेट को दोनों को जब हम रखेंगे तो हमारे पास NB/Na एक तो इसके बराबर हो गया और एक NB/Na जो है वो ΔP/P0 के बराबर था। ये हम पीछे वाली इक्वेशन से निकाल चुके हैं। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर करके लिख सकते हैं? ΔP/P0 ये कहाँ से आया? आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी वहाँ से आ गया। और NB/Na के हमने दोनों के मोल निकाल लिए, दोनों के मोल फंक्शन देख लिया, तो वहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी। अब इसमें से मुझे W1 निकालना है, तो W1 निकालना है तो क्या मैं W1 निकालूंगी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो W1 निकालना है मुझे तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये देखो अपने पास क्या होगा P0A इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ΔP जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो अपने पास आएगा वो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ΔP P0 W0 m1 क्या हो जाएगा P0A m0। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्या निकाल सकते हैं, विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब को निर्धारित करने की विधियाँ। देखो क्या होती है, निर्धारित करने की विधियाँ क्या क्या होती है। ये जो है दो तरह की विधियाँ होती हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। एक स्टैटिक मेथड होता है और एक डायनेमिक या ओस्टवाल्ड वल्कर मेथड होता है। स्टैटिक मेथड स्थैतिक विधि जो होती है, सेकंड डायनेमिक मेथड या वल्कर मेथड होता है। जो डायनेमिक या वल्कर मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, ओस्टवाल्ड वल्कर मेथड या डायनेमिक मेथड भी कहते हैं। इसकी हम सबसे पहले असेंबली देखते हैं। ये इसकी असेंबली होती है, किस तरह से ये एपरेटस जो है वो सेट होता है। सबसे पहले हम इस एपरेटस के बारे में देख लेते हैं। देखो इसमें ये 4 बीकर लगे होते हैं, ये 4 बीकर लगे हैं। इन 4 बीकर को थर्मोस्टेट में रखा जाता है। ये क्या है, इसके चारों तरफ थर्मोस्टेट बनी हुई है, उसमें हमने चारों को रख दिया। पहले 2 बीकर उनको सेट A कर दिया और उनमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन। पहले 2 के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन। और सेकंड जो 2 है उनमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। पहले को सेट A और सेकंड को सेट B। वेट लॉस PS और वेट लॉस P0 - PS। भाई यहाँ क्या हुआ है कि जब हमने इसको थर्मोस्टेट में रखा, थर्मोस्टेट में रख करके सेट A के अंदर विलयन को भर दिया, सेट B के अंदर विलायक को भर दिया। ठीक है, और आगे जो है वो सेट C है। इसमें ये U आकार की नली होती है। इन U आकार की नली में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है, CaCl2। क्या भरा होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और इस पूरी असेंबली का वेट ले लेते हैं, लगा करके इस पूरी असेंबली का वेट ले लिया। इसको थर्मोस्टेट में लगा दिया। थर्मोस्टेट में लगाने के बाद में इसमें से ड्राई एयर जो है उसको पास करवाया। किसको करवाया, इसमें ड्राई एयर को। जब इसमें ड्राई एयर जो है वो जाती है तो उसमें विलयन जो है उसकी वाष्प बनेगी और शुष्क वाष्प के साथ मिल जाती है। शुष्क जो वायु आ रही है, इसमें ड्राई एयर जा रही है, इसकी जो वाष्प होगी, विलयन की वाष्प होगी, विलायक की भी वाष्प बनेगी। तो वो वाष्प किसके साथ मिल जाएंगी, ड्राई एयर के साथ मिल जाएंगी। अब मुझे बताइए कि जब इसकी वेपर बनेगी तो इसकी वेपर बनेगी तो उसके भार में कुछ ना कुछ कमी आएगी। भाई विलयन के भार में भी कमी आएगी और विलायक के भार में भी कमी आएगी। तो ये ड्राई एयर है वो जो वाष्प बन रही है उसको अवशोषित कर रही है, तो उसको अवशोषित करेगी तो उनके दोनों के भार में कमी हो जाएगी। तो इन दोनों के भार में जो कमी होती है वो तो किसके बराबर होती है, इन दोनों के भार में कमी वो तो बराबर होती है PS के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, PS के बराबर होती है। और इन दोनों के भार में जो कमी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, P0 - PS के बराबर होती है। ठीक है,
अगर ओवरऑल बल्बों में कुल भार में कमी देखें हम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, PS, टोटल कितनी कमी हुई है, PS प्लस P0 माइनस PS, ये होगा ना भाई। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि PS इक्वल टू क्या होगा, P0 माइनस PS। मेरे पास ये स्पेस नहीं है, आप थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ जिसका ध्यान रखना, P0 माइनस PS। अब ये PS जो है ये बराबर की इधर ये कट जाएगा, किससे, PS से कट जाएगा। तो क्या ये प्लस का ये माइनस का, तो कुल भार में कमी किसके बराबर हो जाएगी, P0 के बराबर आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को। अब देखो यहाँ तो ये वाष्प को अवशोषित करते रहे, तो यहाँ तो कमी आ रही है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो वाष्प आ रही है ना, उस वाष्प को भी अवशोषित कर लेता है। जब ये वाष्प जो हवा आ रही है, जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट्स के साथ मिलकर के हवा आई, उसको भी अवशोषित कर लेगा। तो इसके भार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा इसका भार। तो यू आकार की नली में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके यू आकार की नली में जो वृद्धि होती है वो बराबर होती है P0 के बराबर होती है। तो टोटल जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है वो किसके बराबर आ जाता है, P0 माइनस P/P0 के बराबर आ जाता है। देखिए अब मैं आपको इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको एक बार बता देती हूँ, इसकी जो मेथड है उसको क्या क्या करते हैं इसके अंदर। इसमें हम देखते हैं कि इस विधि में 4 बीकर बल्ब को स्थिर तापीय अवस्था में रखा जाता है। इसमें रखा जाता है, स्थिर तापीय अवस्था में रखा जाता है, जिसमें सेट ए में बीकर में विलयन को भरा जाता है। मैंने यही बताया था, सेट ए में विलयन को भरते हैं, तथा दूसरे सेट बी में विलायक को भरा जाता है, तथा यू आकार की नलिका में कैल्शियम क्लोराइड को भरा जाता है, और संपूर्ण असेंबली को तोल लिया जाता है। पूरी असेंबली को तोल लेते हैं। तोलने के बाद क्या करते हैं, थर्मोस्टेट में रखकर ड्राई एयर को संपूर्ण उपकरण में प्रभावित किया जाता है। ड्राई एयर प्रभावित की जाती है, जिससे विलयन की वाष्प शुष्क वायु के साथ मिल जाती है, और अतः विलयन वाले बीकर के भार में कमी विलयन के वाष्प दाब की क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। अतः विलयन वाले बल्बों के भार में कमी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गई, PS के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया। P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अतः शुष्क वायु को विलायक में से गुजारा जाता है तो कुछ वाष्प वायु के साथ मिल जाती है, और अतः वाष्प की यह मात्रा विलयन और विलायक के वाष्प दाबों के अनुपात की क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो P0 माइनस PS की क्या हो जाएगी, समानुपाती। विलायक के बल्बों के भार में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS के बराबर होगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जब ये वाष्प युक्त वायु यू आकार की नलिका में जाती है, तो यू आकार की नलिका में क्या प्रेजेंट था, अभी बताया था मैंने, कैल्शियम क्लोराइड होता है, में प्रवेश करती है, तो समस्त वाष्प अवशोषित हो जाती है। वहाँ पे क्या किया जाता है, उसकी वाष्प को अवशोषित कर लेते हैं। अतः प्रयोग के अंत में तीनों सेटों को तोल लिया जाता है, तो बल्ब में कुल भार में कमी जो है वो किसके बराबर आ जाती है, P0 के बराबर हो जाएगी। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0। यू आकार की नलिका में कुल वृद्धि बल्बों के भार में कुल कमी के बराबर होगी। जितनी कमी होगी उतना ही उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जितनी वाष्प ड्राई एयर के द्वारा अवशोषित की जाएगी उतना ही तो वो यू आकार की नलिका में जाकर के अवशोषित होगी, तो उतनी ही भार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलायक के भार में कुल कमी अपॉन CaCl2 के भार में क्या होती है, कुल वृद्धि के बराबर होती है। तो क्या P0 माइनस PS अपॉन क्या हो जाएगा, P0 इसके बराबर होगी। ठीक है, ये आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो टॉपिक है उसके निर्धारण की जो विधि है वो है आपकी क्लियर हो गई। अब देखो इस पे बेस एक न्यूमेरिकल है अपने पास, वो भी मैं करवाती हूँ आपको। ये देखो, ये अपने पास एक न्यूमेरिकल है कि शुष्क वायु को क्रमशः पहले एक विलयन में जो 5 ग्राम विलय को 80 ग्राम जल में घोल करके बनाया गया है,
प्रभावित किया जाता है तथा शुद्ध जल में प्रभावित किया जाता है। विलय के मास में 2.50 की कमी होती है तथा शुद्ध विलायक के मास में 0.04 ग्राम की कमी होती है। तो विलयन का मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। अब देखो, W1 विलय का भार, M1 क्या होता है, विलय का अणुभार, W0 क्या होता है, विलायक का भार, M0 क्या होता है, विलायक का अणुभार। और हम क्या जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू W1 अपॉन M0 और W0 अपॉन M1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमें दिया क्या क्या है, W1 दे रखा है, M0 जो है वो वाटर दे रखा है, तो वाटर का मोलिकुलर अणुभार निकालेंगे 18 आ जाएगा। P0 A कमी कितनी दे रखी थी, 2.50 दे रखी है। P0 A शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ 0.04 दे रखा है। W0 क्या है, 80 ग्राम। ज्ञात करते हैं। तो M1 विलय का मोलर द्रव्यमान देखो क्या होगा, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। M1 बराबर, M1 निकालना है, W1 M0 P0 अपॉन डेल्टा P और P0। W1 आपके पास 5 हो गया, M0 उसका अणुभार हो गया वाटर का 18, P0 A विलय के वाष्प दाब में कितनी कमी आई है, वो 2.50 की आई है। वो दूसरी जो कमी है वो 0.04 की है, डेल्टा P सॉल्यूशन पूरे ओवरऑल में। और W0 अपने पास कितना है, 80। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास M1 का मान कितना आ जाएगा, 70.312325 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारे पास इसके इस क्वेश्चन को सोल्व करने पे इसी हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और एक हमें क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है इसमें। इसने बोल रखा है कि विलयन में जो 5 ग्राम विलय लिया है 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो उसका घोलने वाला जो है वो क्या है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। जो कम अमाउंट में ले रखा है वो सोल्यूट है। कितनी वाष्प दाब में कमी आई, विलय के वाष्प दाब में इतनी कमी आई, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में इतनी कमी आई, सारी चीज़ें हैं वो बता रखी है। ठीक है, सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसी तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हम बुक से कर सकते हैं आराम से। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको कीजिएगा, आपके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ये ओस्टवाल्ड जो वोल्कर मेथड है ये पूछा जाता है। अणु संख्या गुणधर्म जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अणु संख्या गुणधर्म में हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये चारों प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एक बार इसको वापस से देख लीजिएगा पूरे टॉपिक्स को। इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कुछ और 1-2 टॉपिक और हैं, वो मैं आपको और बता देती हूँ। छोटे छोटे से टॉपिक है इस यूनिट से रिलेटेड। देखो, ये चीज़ें तो हमें पता है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि विलयनों के असामान्य गुणधर्म या अणु संख्या गुणधर्म कह दो उनको, जिनको हम कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी को मैं CP से डिनोट करूँगी। किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, CP से। क्या कह सकते हैं कॉलगेटिव प्रॉपर्टी को, C.P। ठीक है, तो CP जो है वो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ सॉल्यूट। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट की मोल्स होते हैं या उनकी संख्या होती है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ उसके प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट होता है उसके क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी जब अपन ने स्टार्ट की थी तब भी मैंने ये चीज़ें आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर जो CP जो होता है वो अणुओं की संख्या और उनकी सॉल्वेंट या जो सॉल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता है उनके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखो सॉल्यूशन बनेगा कैसे, तो सॉल्यूशन के लिए ये बनेगा कैसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स किए जाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब इसमें 3 कंडीशन होती है सॉल्यूशन में। पहली कंडीशन होती है कि जब इसमें कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो, वियोजन नहीं हो, नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो जब वियोजन हो, टूटे हो, और एसोसिएशन का मतलब वो जुड़े। तो देखो पहली कंडीशन हम देखते हैं, जब ना तो उसमें डिसोसिएशन हो रहा हो ना उसमें एसोसिएशन हो रहा हो, उस समय क्या होगा। एग्जाम्पल है यूरिया और शुगर। इसके लिए I जो होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब ये I क्या है,
ये मैं आपको अभी बताऊँगी। वॉन टॉप गुणांक होता है, ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं इनको ज्ञात करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। प्रेक्षित और अप्रेक्षित मानों के अनुपात जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, आई कहते हैं। विलयन के CP का मान परिवर्तित नहीं होता, अर्थात सैद्धांतिक वैल्यू और प्रेक्षित वैल्यू दोनों क्या होती है, बराबर होती है। CP जान के कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और आई जो है वो क्या होता है, उसकी प्रेक्षित कितना है उसका प्रभाव और अप्रेक्षित कितना है उनका जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, आई कहलाता है। इसको वॉन टॉप गुणांक या वॉन टॉप फैक्टर भी कहते हैं। सेकंड जो है वो है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है डिसोसिएशन। अब देखो डिसोसिएशन होगा तो उस समय जो आई है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। आई का मान ग्रेटर देन 1 होगा। NaCl जो होता है वो Na+ और Cl- से मिलकर बना है। सोल्यूट के अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्रेक्षित वैल्यू ऑफ CP एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ CP क्या हो जाते हैं, बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि आई जो है उसका मान ज़्यादा है, वॉन टॉप फैक्टर डिसोसिएशन हो रहा है। NaCl जो है वो NaCl किस में चेंज हो रहा है, NaCl जो है देखो NaCl यहाँ से Na+ और Cl- में टूट रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सोल्यूट के अणुओं की संख्या में क्या वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, तो होगी। तो उस समय प्रेक्षित जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, ग्रेटर होगी थ्योरेटिकल वैल्यू की तुलना में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन की बात करेंगे तो देखो आई इज लेस देन 1, आई का मान क्या है, कम है 1 से, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, वो वियोजित नहीं हो रहा है। तो जैसे एसिटिक एसिड होता है वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डाइमर बना लेता है एसिटिक एसिड, ये डाइमर बनाएगा तो विलय की अणुओं की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अर्थात ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द CP इज लेस देन थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होगी लेस हो जाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू की तुलना में। तो उस समय थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है उसका मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यहाँ जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, ऑब्जर्व जो वैल्यू है उसका मान ज़्यादा हो रहा है अपने पास, यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो आपकी ज़्यादा हो रही है। ऑब्जर्व वैल्यू इज ग्रेटर देन किसकी हो रही है, थ्योरेटिकल वैल्यू की तुलना में। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसमें ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो कम होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो कि वियोजन संगुणन क्या होता है, वॉन टॉप फैक्टर क्या होता है, वियोजन में आई का मान जो है वो अगर वियोजन हो रहा है तो आई का मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, अगर सगुणन हो रहा है तो आई का मान 1 से कम होगा, कुछ भी नहीं हो रहा तो 1 के बराबर होगा। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट ये 2 चीज़ें और देख लेते हैं कि डिसोसिएशन और जो वियोजन और सगुणन होता है उनमें क्या क्या इफेक्ट होता है। देखो वियोजन में क्या होगा, विलय के अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वियोजन होगा तो टूटेगा तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग बनेंगे, तो संख्या में वृद्धि, आयनिक सांद्रता में वृद्धि। लेकिन विलय के अणुभार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि CP अगर बढ़ता है तो अणुभार में कमी हो जाती है। अगर एसोसिएशन की बात करेंगे तो विलय के अणुओं की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी, विलय की आयनिक सांद्रता में वृद्धि, कमी हो जाएगी, और विलय के अणुभार में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये चीज़ें भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉन टॉप गुणांक क्या होता है। शॉर्ट में पूछा जाता है वॉन टॉप गुणांक क्या होता है। वॉन टॉप गुणांक की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, क्या होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं उनके प्रेक्षित और अप्रेक्षित मानों का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, उसको क्या कहते हैं, वॉन टॉप फैक्टर कहते हैं। इसको और हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं। देखो असामान्य व्यवहार को समझाने के लिए वॉन टॉप का आई का प्रयोग किया गया। माना कि सामान्य विलयन के लिए सैद्धांतिक पराक्षण का मान क्या है, πT, क्या है, πT, तथा πTV = NST। ये T कैसा है, कैपिटल है, ये T जो है वो कैपिटल T है, कैपिटल T है, ठीक है, NST। तो समीकरण 1, यदि असामान्य विलयन के लिए, सामान्य विलयन की बात कही जा रही है, यदि असामान्य विलयन है, विलयन कैसा है, असामान्य, तो उस समय देखो क्या होगा, असामान्य विलयन के लिए जब विलयन सामान्य होगा तो उस समय हमारे पास जो समीकरण रहेगी वो πTV NS कैपिटल T होती है, और जब असामान्य विलयन होगा तो उस समय π0V INST होगा। समीकरण 1 व 2 का भाग देने पर क्या होगा, πTV
पाई नोट वी इक्वल टू एन एस टी आई एन एस टी। आई एन एस टी से क्या जाएगा, आई एन एस टी जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी से वी गया तो पाई टी अपॉन क्या बचेगा, पाई नोट इक्वल टू 1 अपॉन आई। आई का मान निकालना है मुझे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो पाई नोट अपॉन क्या जाएगा, पाई टी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया आपके लिए, आई जो है उसका मान आ जाएगा। हम इसको क्या कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू आई जो है वो आपके पास क्या हो गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सी पी अपॉन क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सी पी। ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू और टी का मतलब क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सी, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सी बी और ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ सी पी। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो पाई के लिए आया, पराशरण के लिए नहीं करा। अब हम देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये तो पराशरण की हो गई। सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी के हम उसकी निकाल सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, डेल्टा पी तो ऑब्जर्व्ड और डेल्टा पी थ्योरेटिकल, ऐसे ही हम टी बी निकाल सकते हैं, टी बी ऑब्जर्व्ड और टी बी थ्योरेटिकल। ऐसे हम टी एफ निकाल सकते हैं, टी बी ऑब्जर्व्ड और टी बी थ्योरेटिकल। ठीक है, यहाँ तक हमें वांट ऑफ फैक्टर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, जब डिसोसिएशन नहीं होता तो वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 होता है, जब डिसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर का मान ग्रेटर देन 1 होता है, जब एसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर का मान लेस देन 1 होता है। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई होगी। अर्थात प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म व सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्यूट, ये बराबर हो गया। अब इसमें विलय का वियोजन और वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं, हम उसकी बात करेंगे। देखो विलय का वियोजन और वियोजन स्थिरांक की गणना, आयनिक यौगिक जैसे NaCl लिया, KCl लिया तथा अम्ल व क्षार वियोजित अवस्था में रहते हैं, वियोजित अवस्था में प्रेजेंट हैं, ये अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण विलयन के अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म के मान में वृद्धि हो जाती है। A प्लस B माइनस एट टी टेम्परेचर 100, भाई अगर टेम्परेचर हमने 0 लिया उस समय इसकी कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ थी, ए बी की कंसंट्रेशन तो, लेकिन ए प्लस क्या था, बना ही नहीं था, उस समय 0 था, तो बी भी क्या था, 0। लेकिन टी टाइम के पश्चात क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन में कमी आई, तभी तो ये बनेगे। तो जब इसकी कंसंट्रेशन में कमी आई तो ये कंसंट्रेशन में कमी 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगी अपने पास, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा। क्या आएगा अपने पास 1 प्लस अल्फ़ा। ये यहाँ से हमने लिया कि टी टाइम पे 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स तो 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल तो 1 प्लस अल्फ़ा। वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या 1 थी, क्या थी 1, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि I इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1। अब 1 जो है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भाई हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का कोई रोल नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I बराबर 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगी तो अल्फ़ा इक्वल टू I माइनस 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं हम इसको। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फ़ा ही क्या है, वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक जो है वो क्या है, अल्फ़ा। अभी एक एग्जांपल ले रखा है इसमें, देखो एग्जांपल है कि AX और BY, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो X से Y पावर प्लस में, Y भी X पावर माइनस में। टेम्परेचर T की बात करेंगे तो T टेम्परेचर पे क्या होगा, इनिशियली इसका मान 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन T टाइम के बाद क्या होगा, ये 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा X और ये अल्फ़ा Y। इसका जब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है भाई। हमने कहा कि जो ए अपने पास जो है, ए जो अपन ले रहे हैं रिएक्टेंट फॉर्म में, वो है अपने पास AX और BY में टी टाइम के पश्चात, है ना, उस समय इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो 1 माइनस अल्फ़ा थी, इसकी अल्फ़ा प्लस एक्स, इसकी अल्फ़ा माइनस वाई। तो क्या हम इसमें से अल्फ़ा को कॉमन ले लें, तो 1 प्लस अल्फ़ा को हमने बाहर ले लिया, तो देखो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, प्लस एक्स बचेगा, प्लस वाई बचेगा। एक्स प्लस वाई जो है उसको n मान लें, तो अपने पास क्या आएगा,
1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 प्लस एन। अब यहाँ मैं इसको n-1 लिख दूँ, ऑब्जर्व जो वैल्यू है इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ऑब्जर्व वैल्यू ये है अपनी, ऑब्जर्व वैल्यू ये है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा अपना मान 1 प्लस अल्फ़ा n-1। अब इसमें से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस अल्फ़ा n-1। अब 1 को हम इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, इस 1 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो i-1 इक्वल टू अल्फ़ा n-1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम वियोजन स्थिरांक की गणना, अल्फ़ा की गणना है वो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखते हैं विलय का संगुणन और सगुणन स्थिरांक की गणना। अभी तो हमने पहले किसकी की थी, वियोजन स्थिरांक की गणना। अब हम सगुणन स्थिरांक की गणना करते हैं। सगुणन स्थिरांक की गणना के लिए देखेंगे कि किसी पदार्थ के 1 मोल विलयन में उसके n अणुओं का संगुणन हो रहा है। माना कि संगुणन की मात्रा क्या है, x और क्या है, अल्फ़ा, तथा वॉन्टॉप गुणांक को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। देखो Na जो है वो An बना रहा है, संगुणन हो रहा है, मिल रहा है आपस में। पहले फर्स्ट थे कंसंट्रेशन, इसकी 0 थी, लेकिन t टाइम के बाद इसकी 1 माइनस एक्स हो गई, तो इसकी क्या हो जाएगी, x/n हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि विलय के कणों का प्रेक्षितों की संख्या। देखो क्या है ये जो है, विलय के कणों के प्रेक्षितों की संख्या क्या होगी, 1 माइनस एक्स प्लस x/n। विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या कितनी, 1 मानते हैं हमेशा पर, तो i बराबर क्या हो गया, प्रेक्षित कणों की संख्या अपन सैद्धांतिक कणों की संख्या, 1 को नीचे रख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n नीचे में है तो इसके 1 माइनस एक्स के नीचे भी आएगा ये, और इसके नीचे भी आएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो n माइनस एन एक्स, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा। देखो इसको इस तरह से किया है कि ये तो जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस x/n। इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये n हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास, इसके नीचे अपन ने 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा n माइनस एन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, x, n से n कैंसिल आउट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, i की। संगुणन जो है उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट देखते हैं हम इसका कि in जो है, अब मैं n जो है, ये यहाँ जो n आया था इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इस n को इस i के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ni इक्वल टू n माइनस एन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं नेक्स्ट में in n माइनस एन एक्स x। अब एन एक्स जो है x, मैं आई के साथ में जो है टर्म है उसको मैं इधर ले जाऊँ, x वाली टर्म को एक साथ कर लिया मैंने, तो x वाली टर्म को इधर ले आया, इस वाली टर्म को हम इधर ले गए, तो ये वाली टर्म इधर आ गई, तो ये ऐसी हो जाएगी, ये एन एक्स जो प्लस का था ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया अपन ने x, इसमें से हमने कॉमन क्या लिया, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x को, तो n-1 इक्वल टू ये क्या हो गया, n, 1 माइनस क्या बचेगा, i। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको n-1 को क्या इधर भेज दें इसके अपोन में, तो ये क्या बनेगा अपना n 1 माइनस i अपॉन n-1। और इसको क्या लिख सकते हैं, जो x आया है अपने पास, इस x को अपन क्या हम इसको अल्फ़ा भी कह सकते हैं, तो अल्फ़ा बराबर सेम फॉर्मूला रहेगा, अल्फ़ा बराबर n 1 माइनस आई अपॉन n-1। ठीक है, यह समीकरण जो है वो संगुणन वियोजन की मात्रा जो है उसको दर्शाती है, और इसी के आधार पे समीकरण की सहायता से ही वॉन्टॉप गुणांक का फैक्टर जो i है, ये i वॉन्टॉप गुणांक फैक्टर है, उसका मान रख करके हम संगुणन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें वियोजन स्थिरांक, संगुणन स्थिरांक दोनों निकल जाएंगे कि वॉन्टॉप गुणांक का मान ज्ञात होने पर प्रयुक्त समीकरण की सहायता से संगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। इस तरह से हम इसके अंदर वॉन्टॉप गुणांक,
फैक्टर जो है, वियोजन स्थिरांक, वन टॉप गुणांक क्या होता है, वियोजन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, सभी चीज़ें हमने हैं वो देख ली है। अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं वो भी हमने देखा है। इसके अंदर ये जो यूनिट है इसका मैंने आधा पार्ट है वो आपको करवा दिया। इसमें से अच्छे से क्वेश्चन है वो बन जाएगा। बाकी आधा पार्ट जो है वो अपना ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट हो गया था। कल अपन इसी की पेपर की यूनिट नंबर 1 जो है वो देखेंगे। तो आप लोग ये जितना बताया गया है उसको आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, इतना अच्छा मौका आपको दिया जा रहा है कि घर बैठे भी आपको जो भी हमारा मैटर है वो प्रोवाइड करवा रही है शिक्षा आपकी संस्था हमारी, और आप उस मैटर को ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से आपको जो भी लेक्चर बना के दे रहे हैं आप लोग उनको देख ही नहीं रहे। ये टाइम ऐसा है कि इस समय हमें अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, घर पे रहना है, तो हम कम से घर पे रह करके ये सब चीज़ें हैं आराम से कर सकते हैं और अपनी जो स्टडी है उसको भी लगातार कंटिन्यू बना के रख सकते हैं। तो चलिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते ही रहिएगा। थैंक यू।